हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद समीर सर के साथ में। मैं समीर, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक्स, जो बेसिक है बायो के। कहाँ आप गलतियाँ करोगे, वो सारी गलतियाँ हमें पहचाननी है। उसके बाद जो नीट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे जो PVCA में, उसको आप देखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक है बायोलॉजी का जो बेसिक है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक्स के बगैर जो बायो है उसके अंदर बाकी जो आगे आने वाले कंसेप्ट हैं उनको आप नहीं समझ पाते। तो इसलिए आपका जो बिल्कुल बेसिक से बायो के जो कंसेप्ट हैं उनको उठा के जाऊँगा। तो इसलिए मैं हमारा जो बायो का चैप्टर है, जैसे सेल का यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में आज बात करूँ। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का एक चैप्टर है बायोलॉजी का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो चैप्टर है इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है और साथ में मिक्सअप होके बाकी कुछ चैप्टर्स जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, या आप प्लांट उसके अंदर बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बात करते हैं, फंगी के लाइफ साइकिल के अंदर बात करते हैं, तो वहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड वगैरह सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ पे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, वहाँ पे सेल वाला जो चैप्टर है, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में सारी बातें हमें करनी पड़ेगी। समझ गए? तो उसके बाद अपन देखिएगा, अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर कैसे मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। जो चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसको मूव करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री है, जैसे कि जो सेल है किसने डिस्कवर करी, सेल होती क्या है, डिस्कवर किसने करी है, और सेल एक थ्योरी नाम का एक क्वेश्चन आता है जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जिससे, तो इसके अकॉर्डिंगली हम चलते चले जाएंगे और आगे तक लास्ट तक जो कि फंक्शन है यूकैरियोटिक सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होगी। पहले यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्गेनल ही हैं, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और बाकी सारी की सारी जो ऑर्गेनल हैं, अदर ऑर्गेनल जो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है, उनके फंक्शन हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मूव करेंगे, उसके बाद बायोमोलिक्यूल में मूव करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम अपनी जो यूनिट है उसको पूरा कर लेंगे। बेसिकली जो ये सीरीज जो चलाई जा रही है नीट के अकॉर्डिंग चलाएगी। ठीक है, चलिएगा, तो हम बात करते हैं मेनली बात करते हैं आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पे ही खत्म करेंगे। जो बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, पहले तो चैप्टर के नाम क्या है। चैप्टर जो हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंगली ये जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास में बात आती है, कि सेल क्या होती है। असल में जो सेल है, सेल क्या होती है? सेल वही चीज होती है जिससे एक प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना होता है। जैसे हमारा जो मकान है या कोई भी चीज़ होगी, उसकी कोई ना कोई बेसिक यूनिट होती है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है। जिस प्रकार हमारे घरों की जो बेसिक यूनिट होती है, हमारे जो हाउसेज होते हैं, घर होते हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो ईंट होती है। ठीक है, ईंटों से मिलकर ही हमारा घर बना हुआ होता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो भी एक प्रकार से सेल आपस में जुड़ती चली जाती है। सेल से मिलकर ही हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास में सेल है, सेल के बारे में बात करते हैं। तो सेल, हम इस चैप्टर में असल में सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास में स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी की अगर बात करें, सेल अगर हम इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी? सेल की स्टडी करते हैं। क्या? एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन। एक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और दूसरा फंक्शन स्टडी करते हैं।
अगर हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन, अगर ये दोनों चीज़ें अगर हम स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को कहा जाता है, ये जो स्टडी है इसे कहा जाता है साइटोलॉजी। इसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर उसके बाद अगर मैं बात हमारे पास में मैंने कहा कि सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर बाकी चीज़ें जैसे कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार डिवाइड करती है, ये सारी चीज़ें होंगी, अगर इन सब बारे में अदर फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अदर थिंग्स, अदर फंक्शन, उनके बारे में अगर हम सेल के बारे में, सेल की अदर थिंग्स के बारे में या डिफरेंट टाइप की सेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है सेल बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। देखिए अब हमारे पास में मेन जो पार्ट है वो हो गया कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। सेल के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करें तो क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन और अदर थिंग्स जो सेल के बारे में, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया या कोई भी दूसरी सेल हो जिसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वो जो कहलाता है सारी की सारी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर आती हैं सेल बायोलॉजी के अंदर आती है। चलिए फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं कि जो हमारे पास में सेल है वो सेल होती क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सेल है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक। और जो जैसे ईंटों से घर बना हुआ होता है वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो भी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ सेल की डेफिनेशन की, सेल क्या होता है? मेनली सेल की डेफिनेशन में सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। बट जैसे ही आप एनसीईआरटी में आगे मूव करते हो तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो सेल है सिंगल सेल ही ऐसी है, या सिंगल ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है वो क्या करता है? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है? सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, अकेली सर्वाइव कर सकती है। सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सारे के सारे फंक्शन पाए जाते हैं। तो आगे जैसे हम बात करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी लाइन कहती है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने के कारण सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो है फंडामेंटल यूनिट भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक की बात होगी कि तो सेल की स्टडी क्या होगी? सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करें तो उसे क्या कहा जाता है? ये सेल की पूरी डिटेल स्टडी करेगा तो उसे क्या कहा जाता है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेल की डेफिनेशन पे खाई, सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि सेल एनवायरनमेंट में अकेला रह सकती है। सिंगल सेल जैसे सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अकेले रहते हैं। आई बात समझ। इसके बाद जैसे ही अगर हम मूव करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी को वर्ड में जैसे ही हम मूव करें तो कहते हैं कि एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल एंड सेल की डिस्कवरी की बात करता है, ठीक। तो सेल क्या होती है ये बात तो हमने कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी के ऊपर। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी? कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया? उन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से आगे जैसे ही हम मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है। बात थी या दौर था, अगर हम बात करें दौर था 1665, 1665 की बात थी। 1665 में या 1665 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था। आपकी एनसीईआरटी एक साइंटिस्ट के जिक्र करती है, नाम है रॉबर्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या करा? 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करा? इन्होंने एक प्लांट
एक प्लांट लिया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक प्लांट लिया। वो जो प्लांट है, उस प्लांट का जो नाम था वो था ओक ट्री। क्या नाम था? ओक ट्री। ओक ट्री नाम का एक प्लांट लिया उन्होंने, ठीक है। अगर साइंटिफिक नाम अगर पूछा जाए, कहा जाता है इसका साइंटिफिक नाम है क्यूरेकस सुबेर। इसका जो साइंटिफिक नेम है बेटा क्यूरेकस सुबेर। इस प्लांट का उन्होंने क्या किया, मतलब प्लांट को नहीं लिया उन्होंने, इस प्लांट का क्या किया? इस प्लांट से उन्होंने क्या ली, कॉर्क ली, और जो कॉर्क है उसको थिन स्लाइसेस में कर दिया। क्या कर दिए उसके? थिन स्लाइसेस कर दिए। उसके क्या कर दिए? थिन स्लाइसेस कर दिए, छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े कर दिए। इसके पतले पतले इन्होंने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए, बिल्कुल फाइन स्लाइसेस कर दिए। फिर उसको जैसे ही इन्होंने, ये जो थिन स्लाइसेस है, जैसे ही इन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, जैसे ही इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि किस शेप के हैं? हेक्सागोनल शेप के। कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं? हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर बने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर है? इनकी शेप है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और एक प्रकार से बाहर से देखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं? हनीकॉम्ब लाइक, हनीकॉम्ब लाइक दिखाई दे रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। और ये एक प्रकार से अंदर से क्या है? एम्प्टी, खाली। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले जो मेरे स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहे हैं, खाली है, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? नेम इट सेल। क्या नाम रख दिया? सेलुलर नाम रख दिया। बाद में बढ़ाया जाता है कि इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? सेलुलर से ही इसका नाम क्या रखा? सेल। बट अगर बात करें सेल की, सेल अंदर से एम्प्टी नहीं है। सेल के अंदर हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं साइटोप्लाज्म। मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया होता है जहाँ पे मेनली सेल क्या करती है? सेलुलर एक्टिविटी करती है, उसके अंदर ही रिएक्शन होती है जो सेल को एक प्रकार से लिविंग रखने में हेल्प करता है, जिंदा रखने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें उसी साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में अगर बात करें न्यूक्लियस सेल की, तो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाहर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की आउटर वॉल से, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लेमिनर स्ट्रक्चर है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। और उसके आगे हमारे पास गोल्गी बॉडी भी है, हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और हमारे पास में राइबोसोम भी है। जो सेल है, मतलब कहने का मतलब है कि जो सेल है एक प्रकार से एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो हेंस द सेल इज मिसनोमर। सेल एक गलत नाम है, सेल क्या है? मिसनोमर है, गलत नाम है। बट पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। अगर चैलेंज कर रहे हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंगली बात करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ तक की बात हो गई तो उन्होंने क्या देखा कि एक प्रकार से ओक ट्री लिया, ओक ट्री के कॉर्ड से उनकी थिन स्लाइसेस कर दी अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे ही देखा तो उन्हें हेक्सागोनल शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, जिनको उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहा, जो अंदर से खाली थे, जिसके कारण उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेलुलर रख दिया। और लास्ट में बाद में उनका नाम पड़ा सेल। बट सेल इज मिसनोमर, सेल एक गलत नाम है। बट एक्चुअल में इन्होंने क्या देखा है? एक्चुअल में अगर बात करें तो बाहर वाली जो लेयर जो इन्होंने देखी थी, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बाहर जो एक्चुअल में जो लेयर थी वो थी क्या थी? सेल वॉल थी। बट उस टाइम पे इन्होंने इसका नाम सेल वॉल नहीं रखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब तक एक थिन लेयर, एक थिक लेयर होती है प्लांट के बाहर, इसका नाम इन्होंने सेल वॉल नहीं रखा, कहा कि यहाँ थिन लेयर, थिक लेयर होती है। फिर आगे बात करें
तो इस प्रकार जो क्या है कि ओक ट्री के अंदर, इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने बताया कि ओक ट्री के अंदर क्या है कि हमारे पास भी इस प्रकार की चीजें प्रेजेंट है। ओक ट्री की जो कोर्ट्स है उनके अंदर इस प्रकार की चीजें प्रेजेंट है, जिनको नाम दे दिया सेल। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल जो है डिस्कवर करी किसने? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहली जो सेल है वो डिस्कवर हुई और उसका डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। पहली सेल डिस्कवर करी, पहली प्लांट सेल भी डिस्कवर करने वाला है। पेपर में आ जाए हैं कि फर्स्ट प्लांट सेल डिस्कवर किसने करी? पहली प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने करी? सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक ने बताया। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्क सेल के बारे में किसने बताया? ऑर्क सेल के बारे में किसने बताया? वो भी रॉबर्ट हुक थे। जो कॉर्क सेल होती है बेटा, उनके बाहर सुमेरियम का एक मटेरियल होता है जो कि उसको क्या कर देता है? इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस। उसके अंदर गैसेस और वाटर अंदर नहीं जा पाते, जिसके कारण क्या है? सेल डेड हो जाती है। तो असल में जो फर्स्ट डेड सेल किसने देखी? वो रॉबर्ट हुक ने देखी। और मैंने कहा कि सुमेरियम की मटेरियल, सुमेरियम का एक मटेरियल होता है, सुमेरियम नाम का मटेरियल होता है जो कि सेल के बाहर उसको कवर कर लेता है, उसके अंदर पानी और हवा अंदर नहीं जाने देता है। उसी को क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट सुमेराइट सेल है, पहले जो सुमेराइट सेल है वो भी किसी ने डिस्कवर किया, वो भी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर। यहाँ तक की बातें मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। मतलब 1665 में हमारे पास साइंटिस्ट आए थे, नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या करा था? एक प्लांट ले लिया। वो जो प्लांट है, प्लांट की बार्क से ठीक है, बार्क को ठीक है, और कोर क्या कर दी बेटा? थिन स्लाइसेस कर दी। क्या कर दी? थिन स्लाइसेस कर दी। थिन स्लाइसेस मतलब उसको खीरे की तरह पतले पतले स्लाइसेस के अंदर काट दी, ठीक है। और उसको जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो उसने देखा कि भाई साहब यहाँ पे हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के आकार, और जिनके बाहर जो अकेली एक लेयर दिखाई दे रही है वो थी एक प्रकार से सेल वॉल। बट उस टाइम पे उन्होंने बताया नहीं था कि ये सेल। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर इनको दिखाई दे रहे हैं अंदर से तो क्या है? एम्प्टी है, अंदर से खाली है। इसलिए इन्होंने नाम रख दिया इसका सेल। बाद में जो नाम हुआ सेल, और सेल तो अंदर से खाली नहीं होती, सेल तो अंदर से खाली नहीं होती, इसलिए सेल किससे मिस नहीं। सेल क्या है बेटा? एक गलत नाम है, ठीक है। ये जो सारी की सारी जो कहानी है ये कहाँ से पता लगी? रॉबर्ट हुक के द्वारा एक लिखी गई बुक, उस बुक के अंदर से हमें पता लगती है। इस बुक का नाम है बेटा माइक्रोग्राफ। इस बुक के थ्रू हमें ये सारी बातें पता लगती हैं। जैसे हम आगे मूव करते हैं मतलब ये क्या हो गया कि हमारे पास में मेनली अगर मैं बात करूँ, मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले जो प्लांट सेल के बारे में किसने बताया? फर्स्ट सेल के बारे में किसने बताया? फर्स्ट डेड सेल के बारे में किसने बताया? मेनली जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन होता है, आप भी पूछेंगे कि भाई साहब जो सेल है, सेल के बारे में बता दिया, प्लांट के बारे में बता दिया, एनिमल सेल के बारे में किसने बताया? और डेड तो रॉबर्ट हुक साहब बता रहे हैं, लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? तो लिविंग सेल है उसके बारे में किसने बताया? लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? इसकी लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? उसके बारे में, ठीक है। आगे हमारे पास में आता है कि जो साइंटिस्ट है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास में एंटोन वान लेeuwenhoek। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। A.B. लेeuwenhoek नाम के साइंटिस्ट है हमारे पास में, जिन्होंने क्या बताया हमें? सारी चीजें यहाँ तक की बातें मेरे को लगता है कि क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आपके पेपर में, जो आपकी NCERT में दिया है, A.B. लेeuwenhoek। A.B. लेeuwenhoek जिन्होंने क्या बताया कि एक प्रकार से इसके बारे में जो क्वेश्चन उठ रहे थे, लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? इन्होंने ही लिविंग सेल के बारे में बताया।
और इन्होंने ही एनिमल सेल के बारे में बताया। इन्होंने ही किसके बारे में बताया? लिविंग सेल के बारे में बताया। और इन्होंने ही बेटा एनिमल सेल के बारे में बताया। और एनिमल सेल को इन्होंने नाम क्या दिया बेटा? एनिमल क्यूब या एनिमल क्यूब, और कई बार तो में आ जाता है एनिमल क्यूब। इन्होंने ये चीजें बताई। अब हमारे पास में जो सेल है, सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो लिविंग सेल के बारे में पता लग गया, डेड सेल के बारे में पता लग गया, प्लांट सेल के बारे में भी हमने जान लिया, एनिमल सेल के बारे में भी जान लिया। ठीक है, जैसे ही हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास में कहते हैं कि आगे वाली बातें बेटा आफ्टर द इन्वेंशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद, ठीक है, डिटेल्स ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद, यहां तक की बातें तो हमें बता दी, बट बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद वो सारी की सारी डिटेल है सेल के बीच के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये फंक्शन होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। आइए समझ में, ये जो बातें हैं, ये बातें आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पता लगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की अगर बात करें बेटा, ये आई थी 1950 के अंदर, 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, जैसे हम उसी पहले पैराग्राफ में अभी पहला पैराग्राफ चल रहा है, उसी के अंदर एक बात हम देखते हैं बेटा। तो आपके उस पहले पैराग्राफ में दिया गया है कि हमारे पास में एक साइंटिस्ट होगा बेटा, नाम है रॉबर्ट ब्राउन, वो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है। उसी के अंदर हमारे पास में एक साइंटिस्ट और है, नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उस जो रॉबर्ट ब्राउन साहब है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया न्यूक्लियस को क्या करना चाहिए, डिस्कवर कर दिया। इन्होंने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। इन्होंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक की बातें, जो पहला पैराग्राफ आपका, उसके बारे में हमने बात की। ठीक, यहाँ तक की मेनली जो बातें हैं हमने बता दी। जो डिस्कवरी में सबसे पहले हमारे पास में रॉबर्ट हुक आए थे, उसके बाद में रॉबर्ट ने सारी बातें बताई। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया। जैसे ही हम आगे मूव करते हैं बेटा, तो आगे मूव करते हैं तो आगे देखिएगा हमारे पास में टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। इसके जस्ट